बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं और उसको अच्छी तरह से समझेंगे। ये जो है टॉपिक समझने वाला है, कोई रटने की जरूरत नहीं है। यदि आप समझ लेते हैं तो उसको अप्लाई करके हम जो इससे रिलेटेड प्रश्न होंगे उनको आसानी से हल कर पाएंगे। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये टॉपिक आपके समझ में आ जाए। बस आपको क्या करना है, ध्यान से पूरा वीडियो देखना है और कोशिश करनी है कि एक एक बात हम जो है माइंड में रखें और फिर उसको प्रश्नों को हल करने में अप्लाई करें। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और आइए देखते हैं कि किस तरह से हम इसको और आसान बना सकते हैं। तो टॉपिक है सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। ये क्या होता है? जब हम किसी भौतिक राशि की माप लेते हैं तो पाते हैं कि जो अंतिम अंक है, माप का अंतिम अंक सदैव जो है संदिग्ध होता है। तो अंतिम अंक जो है कैसे संदिग्ध होता है? मतलब उसके बारे में हम श्योर नहीं हो सकते कि ये निश्चित रूप से यही है, क्योंकि माप तो हमें दी गई है। किसने माप ली है, वो कितना सीरियस था, इन सब बातों का तो मुझे पता नहीं। लेकिन क्या है कि जो अंतिम अंक होगा वो संदिग्ध होगा, उसके बारे में श्योरिटी नहीं होगी, ऐसा माना जाता है। तो आइए पहले इसको समझते हैं और फिर जो है सार्थक अंकों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, यहां तो मैंने लिख रखा है प्रत्येक माप का अंतिम अंक संदिग्ध होता है। तो ये कैसे होता है? देखिए, मैंने स्केल एक बना रखा है और एक ए बी रेखाखंड खींच रखा है। अब इस रेखाखंड की लंबाई मापते समय, जैसा कि आपको मालूम है कि इस रेखा का ए बिंदु 0 पर रखा जाएगा और बी बिंदु को देख करके इस रेखा की लंबाई मापी जाएगी। और हमें यह भी मालूम है कि हमारे जो स्केल है जिससे हम माप रहे हैं, इसका जो अल्पतमांक है, यानी कम से कम वो दूरी जो इससे मापी जा सकती है, वो 0.1 सेंटीमीटर है या कहें 1 मिलीमीटर है। ये क्या है? इस स्केल का अल्पतमांक है। अल्पतमांक क्या होता है कि वो छोटी से छोटी दूरी या छोटे से छोटा जो भी, अब यहां तो दूरी माप रहे हैं तो दूरी की बात करेंगे। कोई यंत्र है तो कोई दूसरी भौतिक राशि माप रहा होगा। यहां पर जो हम दूरी माप रहे हैं तो दूरी के हिसाब से हमारी स्केल का जो अल्पतमांक होता है वो होता है 1 मिलीमीटर या कहें 0.1 सेंटीमीटर। इतना कम से कम हम इससे माप सकते हैं। अच्छा, ये जो रेखा हमने रेखाखंड माप रहे हैं, इसकी लंबाई देखिए, इसका बी जो सिरा है वो 2.6 से आगे दिख रहा है मुझे। मतलब इसका बी सिरा जो है वो 2.6 और 2.7 के बीच में कहीं है। तो माप लेने वाला क्या करेगा कि या तो 2.6 लिख देगा या 2.7 लिख सकता है। इसका मतलब ये जो अंतिम अंक है माप का वो संदिग्ध है। 6 भी लिखा हो सकता है, 7 भी लिखा हो सकता है। भाई, किसी को लगेगा ये जो बी सिरा है 7 के ज्यादा नजदीक है तो वो 7 लिख देगा। कोई दूसरे को जो है लगेगा कि नहीं, ये बी सिरा जो है 6 के नजदीक है तो 2.6 लिख देगा सेंटीमीटर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है अंतिम अंक जो है 2.6 सेंटीमीटर मान लिया लिखा जा रहा है, तो इसका जो अंतिम अंक जो आया 6.6 है वो तो संदिग्ध हो गया। जैसे कि यहां पर दूसरे चित्र में हमने दिखाया है कि ये जो है बी सिरा जो है 2.6 के काफी नजदीक है ना। तो इसको 2.5 भी लिख सकता है कोई, है ना। मतलब अंतिम अंक जो होगा माप का वो संदिग्ध होगा। तो संदिग्ध अंक जो होने का मतलब ये होता है कि अंतिम अंक पूर्णतया यथार्थता के साथ मापा नहीं जा सकता,
क्योंकि ये जो सिरा बी है वो 2.6 और 2.7 के बीच में है, क्योंकि हम इस स्केल से 1 मिलीमीटर से कम तो माप सकते नहीं, तो इसलिए हम 2.6 या 2.7 लिखेंगे, सही होगा, गलत नहीं है, एकदम सही है, क्योंकि इससे कम दूरी तो माप ही नहीं जा सकती। अल्पतमांक ही स्केल का जो है इतना है, 0.1 सेंटीमीटर या कहें 1 मिलीमीटर। तो इस तरह से प्रत्येक माप का अंतिम अंक संदिग्ध हो जाता है। कोई भी यंत्र हो तो उसका जो अंतिम अंक होगा वो किससे निर्धारित होता है? अल्पतमांक से होता है। यहां ये भी बात क्लियर हो जा रही है, क्योंकि यहां पर देखिए अल्पतमांक क्या है? 0.1 सेंटीमीटर। तो दशमलव के बाद वाला अंक जो होगा वो संदिग्ध होगा। यहां पर ऐसा नहीं कि हर एक माप में दशमलव के बाद वाला ही संदिग्ध होगा। जैसे हमने यहां पर देखिए वर्नियर कैलिपर्स द्वारा ली गई मापें दिखाई गई हैं। वर्नियर कैलिपर्स एक यंत्र होता है जिसके द्वारा हम दूरी मापते हैं, लंबाई मापते हैं। तो देखिए 2.51 सेंटीमीटर, 2.53 सेंटीमीटर, 2.52 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसमें जो अंतिम अंक देखिए यहां पर 1 है, यहां 3 है, यहां 2 आ रहा है, तो इसका मतलब इसका अंतिम अंक जो है दशमलव के बाद का दूसरा अंक है। इससे यह पता लगता है कि जो हमारा वर्नियर कैलिपर्स है उसका अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर है। अंतिम अंक संदिग्ध है, सब जगह 2.5, 2.5, 2.5 आ रहा, लेकिन अंतिम अंक कहीं 1 आ रहा, कहीं 3 आ रहा, कहीं 2 आ रहा, तो अंतिम अंक संदिग्ध हो गया। तो जो हमारा वर्नियर कैलिपर्स होता है उसका अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर होता है, तो दशमलव के बाद का दूसरा अंक यहां पर संदिग्ध होगा। अब हम परिभाषा लिखेंगे यथार्थ जो है सार्थक अंकों की परिभाषा। सार्थक अंक होते क्या हैं? सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं? वो होते हैं किसी माप, किसी राशि की माप में यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंक तथा पहले संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। यानी कोई माप हमने ली, उसके जितने भी अंक हैं जिनको कि हमने यथार्थता पूर्वक मापा है, कोई डाउट नहीं है उनके बारे में, उन अंकों को काउंट कर लीजिए, गिन लीजिए, और एक संदिग्ध अंक यानी पहला जो संदिग्ध अंक है उसको भी मिला लीजिए। तो इस तरह से जब हम सारे अंक गिन लेंगे तो वही हमारे उस माप की जो है संदिग्ध अंक, उसी माप के वो जो है सार्थक अंक होंगे, न कि संदिग्ध। संदिग्ध तो अंतिम अंक होगा। जैसा कि हमने उदाहरण में लिख रखा है कि वर्नियर कैलिपर्स द्वारा ली गई माप इतनी है, तो देखिए इस माप में सार्थक अंक कितने हैं? 3 सार्थक अंक हैं, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है। तो इन 3 सार्थक अंकों में पहले जो 2 अंक दिखाए गए हैं ये एकदम यथार्थ हैं, 2.5, 2.5, 2.5। इनको यथार्थता पूर्वक मापा गया है, और जो पहला संदिग्ध अंक है उसको भी ले लिया गया है। तो इन को मिलाकर के हमें कितने अंक मिले? 3। तो इस माप में 3 जो है सार्थक अंक हैं। इसी तरह से जैसे हमने जो स्केल में से मापा था वहां पर देखिए 2 सार्थक अंक हैं, यहां भी 2 हैं, यहां भी 2 हैं। पहला अंक हमारा जो है वो एकदम जो है कंफर्म है कि 2 ही होगा। यहां पर देखिए 2, 2, तो इसको हमने यथार्थता पूर्वक मापा, पहला अंक यहां पर स्केल से, और दूसरा अंक पहला, दूसरा अंक जो है हमारा वो संदिग्ध है, उसको भी मिला लिया। तो इस तरह से इस माप में 2 यथार्थ जो है 2 सार्थक अंक हो गए। एक यथार्थता पूर्वक मापा गया है और एक जो है अंतिम अंक यहां पर संदिग्ध है। जबकि वर्नियर कैलिपर्स में शुरू के 2 अंक यथार्थता पूर्वक मापे गए हैं और तीसरा अंक जो है वो संदिग्ध है। तो इस तरह से अलग अलग मापों में जो है हम काउंट करके सार्थक अंक पता करेंगे
उसके अलग नियम है, उसको अभी डिस्कस करते हैं। फिलहाल यहां पर इस माप में 3 सार्थक अंक हैं और इस माप में 2 सार्थक अंक हैं। सार्थक अंक की विशेषताएं क्या होती है इसको भी जान लीजिए। देखिए, सार्थक अंकों का निर्धारण जो है, किसी भी माप में सार्थक अंकों का निर्धारण माप के लिए प्रयुक्त यंत्र के अल्पतमांक से निर्धारित होता है। किसी यंत्र जिससे हमने उस माप को लिया है उसका जो अल्पतमांक है वो सार्थक अंकों को निर्धारित करेगा। दूसरा विशेषता क्या होती है कि किसी माप में दशमलव का स्थान परिवर्तित कर दीजिए तो दशमलव का स्थान परिवर्तित करने पर सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसा कि उदाहरण में मैंने लिख रखा है। देखिए, पहले तो हो गया किसी मापी गई राशि में सार्थक अंकों की संख्या मापक यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करती है, इसमें तो कोई खास बात नहीं है। दूसरा है दशमलव बिंदु की स्थिति का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो कैसे? देखिए, 2.52 सेंटीमीटर को लिखा जा सकता है 25.2 मिलीमीटर, इसी को लिखा जा सकता है 0.0252 मीटर। यहां पर दशमलव के 2 अंक हैं, यहां पर दशमलव का 1 अंक है, यहां पर दशमलव के 4 अंक हैं, लेकिन सभी जगह सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 3 है। यहां भी 3 है और यहां भी 3 ही है। ये किस तरह से है ये मैं अभी बताऊंगा, उसके लिए नियम है। तो दशमलव की स्थिति पर, दशमलव की स्थिति कुछ भी हो, उसकी स्थिति पर किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बात याद रखिए। तीसरा है कि किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी, सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी वह माप उतनी ही अधिक यथार्थ होगी। तो किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी, है ना, जैसे कि यहां पर 3.5 गुणा 10 की घात 3 पहली माप है, दूसरी माप है 3.52 गुणा 10 की घात 3 किलोग्राम, तीसरी माप है 3.500 गुणा 10 की घात 3 किलोग्राम। अब आपको लगेगा ये तो माप सब एक ही जैसी है ना, 3.5 गुणा 10 की घात 3, 3.50 गुणा 10 की घात 3 और 3.500 गुणा 10 की घात 3 किलोग्राम। नहीं, ये तीनों मापें अलग अलग हैं और इनकी यथार्थता जो है, इन मापों की यथार्थता किस पे निर्भर करती है? लिखा हुआ है कि जिसमें सार्थक अंकों की संख्या ज्यादा होगी वो ज्यादा यथार्थ होगा। यहां पर सार्थक अंकों की संख्या 2 है, यहां पर सार्थक अंकों की संख्या 3 है और यहां पर सार्थक अंकों की संख्या 4 है। 2, 3, 4, क्योंकि यहां पर सार्थक अंकों की संख्या सबसे अधिक है, इसलिए ये माप जो है सबसे ज्यादा यथार्थ है। कैसे? इसको समझ लीजिए। देखिए, पहली माप जो है वो, उसमें यथार्थता कितनी है उसकी बात करते हैं। पहली माप जो दी गई है ए, यहां पर देखिए 0.1 गुणा 10 की घात 3 बराबर 100 किलोग्राम। अर्थात यह माप इस माप की यथार्थता 100 किलोग्राम है। मतलब कि जैसे जो माप ली गई है वो सैकड़े में ली गई है ना। 3.5 गुणा 10 की घात 3, इसकी गुणा करें तो क्या आएगा?
हल करने पर आ जाएगा 3500 किलोग्राम। तो ये मापें जो कैसी हैं, 3500 किलोग्राम, 3400 किलोग्राम, 3000, मतलब सैकड़े से कम ज्यादा मापा नहीं गया है यहाँ पर। तो इसकी यथार्थता जो है वो 100 किलोग्राम है, जबकि दूसरी माप की यथार्थता जो है तो इस माप की यथार्थता जो है 10 किलोग्राम, मतलब ये 10 किलोग्राम तक शुद्ध मापा गया है यहां पर। तीसरी माप जो है 1 किलोग्राम, तो इस माप की यथार्थता 1 किलोग्राम है, मतलब 1 किलोग्राम तक शुद्ध मापा गया है यहां पर, जबकि तीनों जगह ऐसा लग रहा है कि माप जो है बराबर है। जबकि पहली माप 100 ग्राम की यथार्थता जो है 100 किलोग्राम है, दूसरी माप की 10 किलोग्राम है, और तीसरी माप सबसे ज्यादा यथार्थ है, मतलब उसमें 1 किलोग्राम शुद्धता के साथ वो माप ली गई है। तो अब हम यहां पर क्या समझ सकते हैं, जैसे कहीं पर लिखा है 3.0 सेंटीमीटर, या लिखा है 3.00 सेंटीमीटर, या लिखा है 3.000 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि ये तीनों एक ही बराबर हैं आपस में। नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये तीनों मापें अलग अलग हैं, क्योंकि यहां पर इस माप में, पहली वाली माप में जो यंत्र प्रयोग किया गया है उसका अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर है, यहां पर जो यंत्र प्रयोग किया गया है उसका अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर है, जबकि यहां पर जो यंत्र प्रयोग किया गया है उसका अल्पतमांक कितने सेंटीमीटर है। तो सबसे ज्यादा शुद्धता जो है देखा जाए इसमें होगी, क्योंकि ये दशमलव के बाद के 3 अंकों तक शुद्ध माप रहा है। सबसे कम अल्पतमांक यहां पर है, तो इस माप की यथार्थता सबसे अधिक होगी। 3 ये विशेषताएं होंगी। चौथी विशेषता और देखिए, और यहां पर भी हम यही उदाहरण, इसी तरह का उदाहरण लेंगे। चौथा है, किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी उतनी ही उस माप में देते हैं, उस माप में प्रतिशत त्रुटि उतनी ही कम होगी। किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी उस माप में प्रतिशत त्रुटि उतनी ही कम होगी। जैसे कि हम 3 मापें लिख रहे हैं, एक 2.5 सेंटीमीटर, दूसरा है 2.50 सेंटीमीटर, तीसरा है 2.500 सेंटीमीटर। अब प्रतिशत त्रुटि निकालें, तो यहां पर जो त्रुटि का भाग है वो 0.1 है, त्रुटि है ये, क्योंकि यही तो अंतिम अंक ही तो संदिग्ध है। यहां पर त्रुटि जो है वो कितनी है, 0.01 है, जबकि यहां पर त्रुटि होने के चांसेस हैं 0.001। तो प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालते हैं, ए में प्रतिशत त्रुटि देखिए कितना हो जाएगा, त्रुटि है 0.1 अपॉन 2.5 इंटू 100। पहले माप की प्रतिशत त्रुटि निकाल रहे हैं तो दशमलव हट गया और ये कितनी आ गई, 4% आ गई। पहली माप में 4% की त्रुटि है, दूसरी माप 0.01
बटे 2.5 इंटू 100। इसको हल करेंगे तो 0.4% आएगा, ये त्रुटि हो गई। और तीसरी माप में जो त्रुटि है वो 0.001 अपान 2.5 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 0.04%। देखिए सबसे कम प्रतिशत त्रुटि जो है तीसरी माप में है, क्योंकि यहां पर सार्थक अंकों की संख्या 4 है, 1 2 3 4। तो अब जब भी कभी कोई कहे कि क्या ये संख्याएं आपस में बराबर हैं, बिल्कुल बराबर नहीं है। बाई चांस माप लेते समय दशमलव के बाद में यहां पर शून्य आ गया, कोई दूसरा अंक भी आ सकता था, 1 आ सकता था, 2 आ सकता था, तो इससे यह पता लग रहा है कि दशमलव के 2 अंकों तक इसको मापा जा रहा है, जबकि तीसरी वाली संख्या को दशमलव के बाद के 3 अंकों तक मापा गया होगा। अब बाई चांस यहाँ 0 आ रहा है, नहीं तो यहाँ पर कुछ दूसरे नंबर भी आ सकते हैं, लेकिन मापा तो गया है दशमलव के 3 अंकों तक। मापे जाने वाला यंत्र जो है उसका अल्पतमांक, समझो जो त्रुटि होने के चांसेस होते हैं वो अल्पतमांक पर होते हैं, तो ये जो है वही त्रुटि के होने के चांसेस हैं। इतनी त्रुटि हो सकती है, इसमें इतनी हो सकती है, इसमें इतनी हो सकती है, तो अल्पतमांक के आधार पर ही तो त्रुटि निर्धारित की जाती है। तो इस तरह से किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी ही ज्यादा होगी उतनी ही कम उसमें प्रतिशत त्रुटि होगी। अब हम बात करते हैं कि सार्थक अंक कैसे निकाले जाते हैं, उसके नियम क्या है, वो सीखना जरूरी है। परिभाषा देख लीजिए, सार्थक अंक क्या होते हैं और सार्थक अंक कैसे निकालते हैं, इसको सीखना है, समझना है। ये लिखने को एग्जाम में नहीं आता कि सार्थक अंक निकालने के नियम लिखो ना, संख्याएं दी रहेंगी, आपको उसमें बताना पड़ेगा कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं। तो किसी संख्या में सार्थक अंकों की पहचान के नियम। नंबर 1, किसी संख्या या कहें माप के सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं, सार्थक होते हैं। जैसे इसमें कितने अंक हैं, कोई शून्य नहीं है, 1 2 3 4, सार्थक अंक जो हैं 4 है। यहां पर सार्थक अंक कितने हैं, 2 है। तो अंकों को काउंट कर लीजिए और सार्थक अंक लिख दीजिए। नंबर 2, किसी दशमलव हीन या दशमलव वाली संख्या में अशून्य अंकों के बीच आए शून्य सार्थक माने जाते हैं, सार्थक माने जाते हैं। मतलब जैसे हमारे पास संख्या है 3705, तो ये 0 जो होगा वो सार्थक अंक में काउंट होगा। तो यहां पर सार्थक अंक कितने हो गए, सार्थक अंक जो हैं यहां पर हैं 4। या कोई संख्या लिखी हुई 5.00225 लिख देते हैं। तो यहां पर देखिए दशमलव वाली संख्या है, ये अशून्य अंक हैं, इधर दोनों तरफ बीच में 0 फंस रहे हैं, है ना। अशून्य अंकों के बीच में 0 जो आ रहे होते हैं वो भी सार्थक अंकों में गिने जाते हैं। तो यहां पर सार्थक अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5,
5 सार्थक अंक है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला देखिए तीसरा नियम। तीसरा नियम है किसी दशमलवहीन संख्या, क्या कहें, माप जो भी है, में अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर के शून्य सार्थक नहीं होते हैं, सार्थक नहीं होते हैं। तो दशमलवहीन संख्या के अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर के शून्य सार्थक नहीं माने जाते। ये थोड़ा नियम डाउटफुल है, अभी बताते हैं क्यों डाउटफुल है। देखिए जैसे कि लिखा हुआ है 0 0, यहां पर जो सार्थक अंक जो होंगे वो कितने हैं, 1 2 3, 3 ही सार्थक अंक। इन जीरो को सार्थक नहीं माना जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक अपवाद है, लेकिन यदि संख्या वास्तविक माप को प्रदर्शित कर रही होती है, करती है, तो यह शून्य सार्थक अंकों में गिने जाते हैं। जैसे कि यदि लिखा हो 27300 मीटर, तो इसका मतलब ये माप जब ली गई होगी तब ये 0 0 आए होंगे। तो यहां पर सार्थक अंक जो हैं कितने हैं, यहां पर सार्थक अंक जो हैं वो शून्य भी काउंट कर लिए जाएंगे, 1 2 3 4 5। यहां पर सार्थक अंक 5 है, यहां देखिए 3 है, और यहां पर हमने मीटर लिख दिया है। इसका मतलब ये जो संख्या आई है वो वास्तविक माप लेने के पश्चात आई है। तो क्योंकि ये संख्या वास्तविक माप को प्रदर्शित करती है, इसलिए ये जो बाद वाले शून्य हैं वो भी सार्थक अंकों में गिने जाएंगे। सीधी सी पहचान है कि यदि यहां पर कोई जो है मात्रक लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि जो ये माप है ना, वो वास्तविक माप है, और तो उस केस में 0 भी काउंट कर लीजिए सार्थक अंकों में। अन्यथा यदि ऐसा ही नंबर लिखा हुआ, कोई मात्रक वगैरह मीटर किलोमीटर ग्राम नहीं लिखा हुआ है, तो हम इन 0 को सार्थक नहीं मानेंगे, उनको छोड़ देंगे। चौथा नियम देखिए, किसी दशमलव संख्या में दशमलव के बाद अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक लिए जाते हैं। किसी दशमलव संख्या में दशमलव के बाद अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक लिए जाते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है 3.500, तो यहां पर सार्थक अंक जो है, ये शून्य जो है वो भी सार्थक माने जाएंगे, और यहां पर सार्थक अंकों की संख्या वो हो जाएगी 4। तो दशमलव वाली संख्या में अशून्य अंक क्या है, दशमलव के बाद का अशून्य अंक यहां पर 5 है। 5 के बाद 5 के दाहिनी ओर जो शून्य आ रहे हैं ये सार्थक अंक में काउंट किए जाएंगे। जैसे कि एक हम और उदाहरण लिख दे रहे हैं 1.73500। तो ये देखिए यहाँ पर सार्थक अंक कितने हैं, सार्थक अंक हैं 1 2 3 4 5 6।
6 सार्थक अंक हैं यहाँ पर। तो ये जो बाद में दशमलव संख्या में अशून्य अंक के दाहिनी ओर, अंत में जो अशून्य अंक आया है ना, उसके दाहिनी ओर के जो शून्य होंगे वो सार्थक अंकों में गिने जाएंगे। एक और नियम है, अंतिम 5वां नियम है, देखिए 5वां, किसी दशमलव संख्या की दशमलव के दाईं ओर तथा अशून्य अंक के बाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक नहीं लिए जाते। उदाहरण से समझिए, किसी दशमलव संख्या के दशमलव के दाईं ओर तथा अशून्य अंक के बाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक नहीं लिए जाते। अब देखिए यहां पर क्या है कि संख्या यहां पर कैसी होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए। जैसे 0.003, 0.0130, 0.00045। तो यहां पर सार्थक अंक कितने हैं, सार्थक अंक देखिए ये सभी संख्याएं जो हैं वो 1 से छोटी हैं। तो 5वें नियम में संख्या दशमलव की हो और वो 1 से छोटी हो, मतलब शुरू में ही जो है दशमलव लगा हो, दशमलव से पहले कोई भी अशून्य अंक नहीं होना चाहिए। दशमलव से पहले देखिए सभी में 000 आ रहा है। अब यहाँ पर नियम बताया गया है कि दशमलव के दाईं ओर, ये दशमलव है, इसके दाहिनी ओर तथा अशून्य अंक के बाईं ओर। अब दशमलव के दाहिनी ओर और ये अशून्य अंक है, इसके बाईं ओर कि जो शून्य होंगे वो सार्थक अंक नहीं माने जाएंगे। तो यहां पर सार्थक अंक केवल 1 है। यहां पर कितने सार्थक अंक हैं देखिए, 1 2 3। इस शून्य को तो सार्थक माना जाएगा, ये वाला छूट जाएगा। तो यहां पर 1 2 3 सार्थक अंक हैं। यहां पर सार्थक अंक हो गए 3। यहां पर देखिए ये तीनों जीरो जो है सार्थक नहीं माने जाएंगे, केवल यहां पर 4 और 5 ये सार्थक होंगे, मतलब यहाँ पर सार्थक अंक 2 है। तो इन नियम के आधार पर हम सार्थक अंकों को काउंट करेंगे। जैसे कि सार्थक का मतलब ही होता है मीनिंगफुल है, और मीनिंगफुल जो अंक होते हैं तो उसके बारे में पहले ही बताया गया है कि वो अंक जिनको यथार्थता पूर्वक मापा जाए तथा उसमें पहला संदिग्ध अंक और मिला लीजिए। यानी जो अंक यथार्थता पूर्वक मापे जा रहे हैं उनको काउंट करिए। अब देख के थोड़ी पता लगेगा कि ये यथार्थता पूर्वक मापे गए हैं या कैसे मापे गए हैं। इसके लिए जो नियम बना दिए गए हैं उन नियमों के आधार पर हम सार्थक अंक निकालना सीख लेंगे। कुछ हमने जैसे नंबर लिख रखे हैं यहाँ पर, तो इनमें सार्थक अंक जो है नोट कर लीजिए और इनमें बताइए कि सार्थक अंक कितने कितने हैं इन्हीं नियमों के आधार पर, है ना। अब हम बात करेंगे कि गणना में सार्थक अंक कैसे निकाले जाते हैं, कैसे निर्धारित किए जाते हैं। भाई गणना तो करेंगे हम, माप करेंगे, माप ली और माप में जो आए सार्थक अंक, अब उन मापों की गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, तो जो परिणाम आएगा उसमें कितने सार्थक अंक लिखे जाएंगे उनको भी जानना बहुत जरूरी है। क्या है, गणना द्वारा प्राप्त परिणाम में सार्थक अंकों का निर्धारण, सार्थक अंकों का निर्धारण
तो यहां पर देखिए गणना में क्या करेंगे, या तो हम मापों को जोड़ेंगे, घटाएंगे, भाग देंगे, गुणा करेंगे, है ना। तो पहला है जोड़ या अंतर में, जो मापे हैं वो उनको जोड़ा जा रहा है या अंतर घटाया जा रहा है। तो देखिए इससे पहले एक पॉइंट नोट करेंगे, वो है क्या, किसी गणना द्वारा प्राप्त परिणाम की यथार्थता गणना में प्रयुक्त मापों से अधिक नहीं हो सकती। ये पॉइंट देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी गणना द्वारा प्राप्त परिणाम की यथार्थता गणना में प्रयुक्त मापों से अधिक नहीं हो सकती। मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे हमने एक माप ली 2.5 और दूसरी माप ली हमने 2.123, इसकी यथार्थता कम है, इसकी यथार्थता ज्यादा है, जोड़ दिया इनको। 2.5 में इतना जोड़ा तो हमारा परिणाम आया 4.625। अब ये जोड़ का परिणाम की यथार्थता कितनी हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है, इसके बराबर हो गई है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यथार्थता या जो सार्थक अंकों की संख्या तो निर्धारित होगी जो है प्रेक्षण लेने वाले यंत्र के अल्पतमांक पर। तो यहां तो सार्थकता बढ़ जा रही है योग करने के बाद, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जो परिणाम आया है उसकी यथार्थता मापों से अधिक नहीं हो सकती। माप यहां पर एक ये है, इसकी यथार्थता कम है, तो इससे अधिक यथार्थता हो ही नहीं सकती। इससे ज्यादा भाई इसकी यथार्थता 2.1 अंक तक है, तो 0.1 अंक तक ही ज्यादा से ज्यादा इसको हम रख सकते हैं, है ना। तो ये सब बातें हम सार्थक अंकों के आधार पर संख्या से जो निरर्थक अंक होंगे उनको हटाएंगे, है ना। तो ये नोट कर लिया होगा पॉइंट। देखिए योग या अंतर में क्या होता है न, योग या अंतर से प्राप्त परिणाम में दशमलव के बाद उतने ही अंक रखे जाएंगे, उतने ही अंक रखे जाते हैं जितने की कम दशमलव वाली दशमलव संख्या वाली माप में होते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि योग और या अंतर किया गया तो परिणाम जो प्राप्त होगा उसमें जो दशमलव के अंक आएंगे वो कितने रखे जाएंगे, जितना कि मापों को जोड़ने या घटाने में उस माप को लेंगे जिसमें सबसे कम दशमलव हैं, बस उतने दशमलव के अंक रखेंगे। जैसे कि हमने अभी दिखाया था 2.51 था और दूसरा नंबर था हमारे पास 2.1234 या 6 लिख दीजिए। इनको हमने जोड़ा तो हमारे पास आया 4.6236। अब हम यहाँ पर
दशमलव के बाद केवल एक ही अंक रखना है, क्योंकि कम दशमलव अंकों वाली संख्या ये है। तो इसको हम क्या करेंगे, इन अंकों को हटा देंगे, केवल क्या रखेंगे 4.6 बस। इसी तरह से अंतर में भी यही करेंगे। तो जो कम दशमलव वाले हैं, इसके दशमलव के अंक कम होंगे, उस संख्या के दशमलव के अंकों के बराबर ही परिणाम में हम दशमलव के अंक रखेंगे। दूसरा है गुणा या भागफल में। इसमें क्या करते हैं कि गुणा या भाग से प्राप्त परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या उतनी ही लेते हैं जितनी की माप में मौजूद कम सार्थक अंकों वाली माप में होते हैं। क्या मतलब हुआ, गुणा या भाग से प्राप्त परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या उतनी ही लेते हैं जितनी की माप में मौजूद कम सार्थक अंकों वाली माप में होते हैं। मत देखिए, यहाँ पर जो हम सार्थक अंक या परिणाम जो निर्धारित कर रहे हैं वो दशमलव के आधार पर कर रहे हैं, और यहां पर जो हम कर रहे हैं वो सार्थक अंकों के आधार पर, जैसे इसका भी उदाहरण समझ लो, इसका तो देख लिया, इसका भाग वाला या गुणा वाला समझो। जैसे कि मैंने गुणा किया 1.2 गुणा 1.523, गुणा करने के पश्चात देखिए क्या परिणाम मिलेगा। इसके सार्थक अंक कितने हैं, 2, इसके सार्थक अंक हैं 1 2 3 4, इसके सार्थक अंक 4 हैं। ये नियम बताता है कि गुणा या भाग से प्राप्त परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या हमें उतनी लेनी है, परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या उतनी ही लेनी है जितनी की माप में मौजूद कम सार्थक अंकों वाली माप में होते हैं या माप में हैं। तो कम सार्थक अंकों में वाली संख्या ये है, इसमें 2 सार्थक अंक हैं, तो गुणा में भी हम 2 ही सार्थक अंक लेंगे। जैसे गुणा करिए, इसके 6 हासिल 3, 12 दूनी 24, 25 26 27, 2 12 5 60, 2 62, हासिल 6 और 12 कर 12 6 18, दशमलव लगेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 बस। अब हम क्या करेंगे, नियम के अनुसार इस परिणाम में जो सार्थक अंक लिए जाएंगे, दशमलव नहीं सार्थक अंक लिए जाएंगे, वो उस संख्या के बराबर होंगे जिसमें कि कम सार्थक अंक है। कम सार्थक अंक 2 इसमें है, तो केवल हमें 2 ही यहां लेने हैं, है ना। दशमलव नहीं देखना है, यहाँ क्या देखना है, सार्थक अंकों की संख्या देखनी है। बाई चांस वो दशमलव भी दिख रहा है वो अलग बात है। तो यहाँ पर हमें 2 सार्थक अंक लेकर के परिणाम लिख देंगे और इनको छोड़ देंगे। तो सार्थक अंकों के आधार पर इन दोनों की गुणा का उत्तर इतना आता है, क्योंकि गुणनफल में भी ज्यादा से ज्यादा 2 ही सार्थक अंक हो सकते हैं। अच्छा, यदि मान लिया यहां पर क्या होता कि 1.2 गुणा 2 या 12.11 कर देते हैं, जिससे गुणा आसान हो जाए, 11.523 है ये। अब गुणा करिए, 36 के 6 हासिल 3, 12 दूनी 24, 25 26 27 के 7 हासिल लगे 2, और 12 5 60, 2 62 के 2 हासिल लगे 6, 12 1 12 और 6 18 के 8 हासिल लगा 1, 12 के 12 13, दशमलव लगाया 1 2 3
4, 1 2 3 4। अब यहां पर तो सार्थक अंकों की संख्या देखा जाए 1 2 3 4 5 6 हो गई। नियम कहता है कि सार्थक अंकों की संख्या कभी भी माप में आए सार्थक अंकों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती। माप में जो कम से कम सार्थक अंक है जिस संख्या में, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकती, है ना। तो यहां परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या इससे ज्यादा, यानी कम सार्थक अंकों वाली संख्या से ज्यादा हो ही नहीं सकती। मतलब इसमें भी 2 ही सार्थक अंक होंगे। तो 2 का मतलब क्या हुआ, इन सबको छोड़ना पड़ेगा फिर तो हमें। अब इसको हमें राउंड अप करना पड़ेगा, है ना। तो 8 छोड़ देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 14। केवल 14 आएगा, कोई दशमलव नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। ये 14 किस तरह से आ रहा है ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इस पर आधारित हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और सार्थक अंकों पर आधारित प्रश्नों को भी देखेंगे। बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आपने सीख तो लिया, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको सार्थक अंक निकालना नहीं आएगा। तो गुणा और भाग में सार्थक अंक निकालने के लिए जो है क्या करते हैं, गुणा भाग में हम वो देखते हैं कि कौन माप में, यानी जिनकी हम गुणा कर रहे हैं उसमें कम सार्थक अंकों वाली संख्या कौन सी है, उसके आधार पर ही परिणाम में सार्थक अंक लिखेंगे। और जोड़ और घटाने में क्या देखेंगे, दशमलव का अंक देखेंगे, जिसमें जिस संख्या में, जिस माप में जिसको जोड़ा या घटाया जा रहा है, जिस माप में सबसे कम दशमलव अंक होंगे उसी के आधार पर परिणाम में दशमलव अंक लिखे जाएंगे। देखिए यहां तो दशमलव ही खत्म हो गया, है ना, क्योंकि हमें सार्थक अंक जो है उतने ही रखने हैं जितने की कम सार्थक अंकों वाली संख्या में है, जो कि 2 है यहां पर। तो निश्चित रूप से अगला वीडियो देखिए और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में, और खुद भी रेगुलरली जब आप देखेंगे सारे वीडियोज, तब जा करके आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।